नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको संसद के एक महत्वपूर्ण अंग लोकसभा के बारे में बताया। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको संसद के दूसरे अंग राज्यसभा के बारे में बताऊंगी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा भारत में संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि राज्यसभा में सभी राज्यों से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। राज्यसभा के लिए राज्यों को सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या समान नहीं होती। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य हैं, जबकि नागालैंड, मिजोरम आदि राज्यों से राज्यसभा के लिए केवल 1 सदस्य निर्वाचित होता है। अब मैं बताती हूँ बच्चों आपको राज्यसभा की संरचना के बारे में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 राज्यों के प्रतिनिधि तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा की वास्तविक संख्या 245 है, जिसमें 229 राज्यों के प्रतिनिधि, 4 संघ शासित क्षेत्र तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता। दिल्ली तथा पांडिचेरी ऐसे 2 संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। राज्यसभा के सदस्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के अंतर्गत वे सदस्य आते हैं जो सीधे राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनकी संख्या 238 होती है। दूसरे वे सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं और इनकी सदस्य संख्या 12 होती है। राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जिसमें दिल्ली व पांडिचेरी भी शामिल हैं। जहाँ तक राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का सवाल है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संप्रति जन प्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति उस राज्य विशेष का निवासी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब मैं बताती हूँ आपको बच्चों राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में खुला मतदान किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। जहाँ तक राज्यसभा की गणपूर्ति का सवाल है, इसकी गणपूर्ति 1/10 सदस्यों की होती है। इसका अर्थ यह है कि सदन के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति के बिना सदन की बैठक संपन्न नहीं हो सकती। राज्यसभा के सदस्यों को भी लोकसभा के सदस्यों की तरह विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सदन के सभापति और उपसभापति को वे सारी सुविधाएं तथा उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा सदन में दिए गए भाषण के लिए उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सदन के सत्र में रहने के 40 दिन पूर्व व 40 दिन पश्चात तक उसे किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बच्चों, जिस तरह से लोकसभा में पदाधिकारी होते हैं, उसी तरह राज्यसभा में भी पदाधिकारी होते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा का भी सभापति और उपसभापति होता है। पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है
तो उस समय वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का विचार चल रहा हो तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, परंतु वह सदन में उपस्थित रह सकता है, सदन के कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है तथा बोल सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि वह मत नहीं दे सकता, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का विचार चलने पर वह मत दे सकता है। राज्यसभा के सभापति के कुछ कार्य होते हैं। सभापति का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होता है। सदन में किसी मुद्दे पर समान मत रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की तरह वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। केवल 2 शक्तियां राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती। पहला, धन विधेयक के बारे में निर्णय लेना और दूसरा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। जहाँ तक सभापति के वेतन और भत्ते का सवाल है, सभापति के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करती है। सभापति के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है। राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से अपने उपसभापति का चुनाव करती है। यदि किसी कारण से उपसभापति का पद खाली हो जाता है तो राज्यसभा के लिए वह नए उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के उपसभापति को भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसा उस स्थिति में हो सकता है जब वह स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दे। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देता है। दूसरी स्थिति इस संबंध में यह हो सकती है कि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव आरंभ होकर, जिससे लोकसभा भी सहमत हो, राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। जब ऐसा संकल्प प्रस्तावित करने से 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। जब सभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होता, परंतु उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार होता है। राज्यसभा के उपसभापति के भी कुछ कार्य हैं। सभापति का पद खाली होने पर उपसभापति उसके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में सभापति के अनुपस्थित होने पर उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करता है। जब सदन में सभापति पीठासीन होता है तो उपसभापति की सदन में अन्य सदस्यों की तरह भूमिका होती है तथा उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि उपसभापति सभापति के अधीन नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जहाँ तक उपसभापति के वेतन और भत्ते का सवाल है, उपसभापति के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। उपसभापति के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बच्चों, इस व्याख्यान में बस इतना ही आपको बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको राज्यसभा की शक्तियों और उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। धन्यवाद।